हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो आज तुम्हारे सामने वेक्टर कैलकुलस लेके आ चुके हैं। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने वाले हैं और साथ ही साथ मेन मैं पॉइंट्स में बताऊंगा कि कहां से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं डिफरेंट एग्जाम में। इन पर्टिकुलर अगर हम सीयूईटी की बात करें, सीयूईटी पीजी की, तो उसमें कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। ये क्षण सीरीज हम चला रहे हैं तुम्हारे लिए क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम है, इसलिए इसका नाम है क्षण। और इसमें काफी सारे लेक्चर हो चुके हैं, जैसे रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, आज है वेक्टर कैलकुलस, फिर आएगा इंटीग्रल कैलकुलस एंड देन एक एलपीपी का लेक्चर, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी रह गई है। तो 3 लेक्चर हमारे रह गए हैं और वक्त हमारे पास है, तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम प्रैक्टिस भी कर लें इसी सेशंस में, कि एक्स्ट्रा कुछ प्रैक्टिस लें, क्योंकि एग्जाम लेवल उतना ज्यादा नहीं है, सारा टाइम का खेल है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस करना। अगर तुम्हें टेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन कर ली है तो मजे लो इस पूरे सेशन के, और अगर नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में जाके पहला लिंक तुम्हें मिलेगा, क्लिक करना, वहां से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। सारी डिटेल्स तुम्हें पता लग जाएंगी। इसी भाषण के साथ स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में मेन पॉइंट्स में अगर तुम्हें बताना चाहूं तो सबसे पहली चीज, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। कभी ऐसा वर्ड सुनाई देना, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, या उससे भी पहले यार वेक्टर क्या होता है। वेक्टर एक ऐसा डिनोट करते हैं, इसके पास 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, एक होती है डायरेक्शन। जब भी मैं डायरेक्शन लिखना चाहूंगा तो उसके ऊपर कैप लगा दूंगा। इसका एक और भी नाम होता है, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। अगर कोई तुमसे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पूछ ले तो कैसे बताएं भैया फॉर्मूला, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब कोफिशिएंट, कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट होगा, ठीक है, नंबर, उसे मैग्नीट्यूड बोलने वाले। डायरेक्शन एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग। बढ़िया। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मतलब होता है वेक्टर्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो लिख लो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। जैसे ये रही अगर x एक्सिस, ये रही अगर y एक्सिस, ये रही अगर z एक्सिस, इसकी तरफ होता है i कैप, इसकी तरफ होता है j कैप, इसकी तरफ होता है k कैप। याद रखना i j k के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, 1 1 1, और इनकी डायरेक्शन x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस की तरफ रिस्पेक्टिवली। और इन्हें हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, जो यहां पर दिखाया भी है मैंने तुम्हें। बढ़िया, बहुत अच्छे। तो ये था हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है सारे के सारे। और अगर मैं कभी भी पोजीशन वेक्टर लिखने की कोशिश करूं पूरे स्पेस में, अगर कभी भी पोजीशन लिखना चाहूं किसी वेक्टर की, किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलोंग, तो जैसे कार्टेशियन की बात करूं तो हमारे पास आ जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ऐसे हम पोजीशन भी लिख सकते हैं। एक्स वाई जेड वही मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कोफिशिएंट होते हैं, और आई जे के यूनिट वेक्टर्स होते हैं। अगर मुझे मैग्नीट्यूड कभी निकालना होता है, उसका फॉर्मूला होता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मुझे पता मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं, बट मैं अज्यूम कर रहा हूं थोड़ा थोड़ा पहले ब्लर सा पढ़ रखा है, ठीक है, तब ज्यादा मजा आएगा तुम्हें, वरना मैंने इस पे डिटेल लेक्चर बना रखा है। अभी जब मैं प्रैक्टिस वीडियो दिखाऊंगा तुम्हें स्क्रीन पे, तो तुम देखना, उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस भी करा रखी है मैंने। अभी तो कॉन्सेप्ट सीख लो। तीसरी चीज समझो, हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया, हमने यूनिट वेक्टर निकालना सीख लिया, विच इज वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। वेक्टर हमारे पास ये रहा और मैग्नीट्यूड हमारे पास रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कभी भी तुम्हें वर्ड सुनाई दे रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी, तो उसका मतलब हमारे पास सीधा सीधा होता है, हम बात करना चाह रहे हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की। अगर ए बी दे रखे हैं, सिंपल प्लस करो, आंसर आ जाएगा। अगर मान लो हमारे पास नहीं दे रखे हैं तो आर का एक फॉर्मूला होता है, उसको नोट कर लो। रूट में अगर मैग्नीट्यूड निकालना आर का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, जिसका हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, एंड दैट इज इट। 2 वेक्टर है, उसके बीच में एंगल पता होना चाहिए, बाकी तो हम फिर उड़ा देंगे, कर देंगे इसे। आई होप कि यहां तक तुम्हें बात समझ आ रही है। बेसिक सी बातें बता रहा हूं अभी तो मैं, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद 2 हमारे पास, ये तो हो गया एडिशन। ऐसी सब्ट्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, लेटर से उसका नाम है पी वेक्टर, ए माइनस बी, है ना। अगर मैं ये पूछना चाहूं तुमसे तो क्या आएगा, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab कॉस थीटा। अगर मैं तुमसे पूछूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो बताओ ए और बी में एंगल कितना होगा। दोनों को इक्वल रखो, आंसर बताओ क्या होने वाला है। मेरे ख्याल से आ जाएगा 90 डिग्रीज, है ना।
90 आएगा ना, लेट मी चेक। अगर मैं दोनों को इक्वल रख दूं, रूट से रूट काट दूं, सारा कुछ कट कर दूं, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेना, मेरे ख्याल से 90 आएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तीसरी चीज पे इसको थर्ड नंबर दे देते हैं। फोर्थ नंबर पे मैं चलना चाहूंगा जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब हमारे पास प्रोडक्ट दो टाइप की होती हैं, ठीक है, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होती है, अगर कभी भी तुम्हें दो वेक्टर दिए हो, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, बीच में एंगल है थीटा, तो ए वेक्टर की अगर मैं यहां प्रोजेक्शन ले लूं, उसे बोलेंगे ए कोस थीटा। मतलब अगर तुम इसे एक्स मान लो तो ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, है ना। और यहां पे क्या आएगा, यहां आएगा ए साइन थीटा। साइन वाले का अपने पे काम नहीं है, मुझे प्रोजेक्शन वाला वेक्टर देखना है। ए कॉस थीटा इंटू में बी, अगर इन दोनों को मिला दो, बी का मैग्नीट्यूड, इसे ही हम क्या बोलेंगे, ए डॉट बी। आज से इसका एक और भी नाम होता है, इसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट एक ही बात होने वाली है, ठीक है। हमने बहुत ज्यादा डिटेल में भी पढ़ना है आगे जाके, जब तुम अपनी एमएससी करोगे तो वहां पे जाके इनर प्रोडक्ट स्पेसिस वगैरह पढ़ोगे तो और ज्यादा डीप में जाके इन चीजों को पढ़ने वाले हो, बट अभी के लिए कुछ ऐसे है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आया हूं, जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारे, अच्छा ये थीटा लिख लो, थीटा इज बिटवीन 0 एंड 180। 180 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, 0 हो गया 180, 0 से 180 तक हो सकता है। पाई का मतलब 180, बिल्कुल बेस से अगर मैं समझाऊं तो। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। मतलब अगर तुम्हें कभी क्वेश्चन आ जाए क्या डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, देन द आंसर इज यस। दूसरा है, अगर मैं किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालूं खुद के साथ तो क्या होगा, लिखो ए डॉट ए इज इक्वल टू, एक वेक्टर का उसी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो नेक्स्ट हमारे पास है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर का स्क्वायर। ध्यान रखना ये चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट है। मान लो एक वेक्टर है, उसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने में अलग अलग लिखोगे, अलग अलग लिखने में डॉट प्रोडक्ट आता है। मतलब ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिखेंगे, लेकिन कौन से वाला इंटू, डॉट प्रोडक्ट वाला इंटू, ठीक है, बढ़िया। आगे अगर हम चलें तो हमारे पास एक चीज है कि अगर हमें कभी थीटा निकालना पड़ जाए दो वेक्टर्स के बीच में, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और वेक्टर तुम्हें दे रखा है ए इज इक्वल टू 2i कैप 3j कैप। क्वेश्चन भी कराएंगे अभी एंड में, बट फिलहाल के लिए अगर थीटा निकालना हो तो cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। यहां से निकाला मैंने फॉर्मूला। ये जो ए बी है ना, ये मैग्नीट्यूड ही लिखे हैं। मैग्नीट्यूड को या तो तुम ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, एक ही बात होने वाली है। अगर थीटा को ये रखो, cos इनवर्स उधर भेज दो तो थीटा भी आ जाएगा। फोर्थ नंबर, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। बताओ वो परपेंडिकुलर है या नहीं। वो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0। इसको इधर भेज दो। मान लो तुम्हें दो वेक्टर दे दिए और एक वेक्टर में कोई कांस्टेंट है, छोड़ दिया उन्होंने, p लिख दिया उसे, उन्होंने कहा p की वैल्यू बताओ अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है। हम ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं एक वेक्टर दे दूं, दूसरा दे दूं, डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं मैं एक बार करके दिखा देता हूं। ए दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, बी दे रखा है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। डॉट प्रोडक्ट लेना है तो डॉट प्रोडक्ट में याद रखेंगे आई 1 होता है, आई डॉट आई 1, तो ये बचेगा, कुछ नहीं दे रखा तो 1 लिखा है यहां पे, ठीक है। 1 इंटू माइनस 1, फिर क्या होता है 1 इंटू 1, फिर हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू माइनस 1। एक 1 से 1 कैंसिल होगा, आंसर आ रहा है -1। ऐसे निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट को, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट हमारे पास है, अगर मैं कभी निकालना चाहूं फिफ्थ, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, क्योंकि ये इसके साथ होगा और ये बी बी के साथ होगा, कुछ ऐसे होने वाला। बाकी दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे। ए डॉट बी एक यहां से आएगा और एक बी डॉट ए आएगा, और मैंने पहले ही बताया कि ए डॉट बी डॉट ए सेम होते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट पे चलते हैं, और भी मैं पॉइंट्स लेके आया था तुम्हारे लिए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या हो सकता है, ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ये हो सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब 0 डिग्री है ना। और अगर मैं मिनिमम वैल्यू तुमसे पूछूं तो हमारे पास आ जाएगी, मिनिमम होती है माइनस में ए 180 डिग्रीज पे, ठीक है, बढ़िया। किसी भी वेक्टर को और कैसे लिखा जा सकता है, 7th पॉइंट लिख लो, किसी भी एक वेक्टर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए वेक्टर डॉट आई कैप साथ में आई कैप, बी वेक्टर डॉट जे कैप साथ में जे कैप,
प्लस सी वेक्टर डॉट के कैप साथ में के कैप। इसका मतलब होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ये तो एक नंबर आ गया क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का एक आंसर एक नंबर आता है, ये देख लो इधर की साइड एक नंबर आएगा, साथ में आई कैप मतलब एक्स की डायरेक्शन। फिर जे कैप की तरफ प्रोजेक्शन, मैंने यहाँ पे ए बी सी लिख दिया गलती से ए कर लेना, माई बैड, ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर लो, मैंने थोड़ी सी लिखने में थोड़ी सी एरर कर दिया इसमें। आगे बढ़े तो हमारे पास आता है वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट की बात होने वाली है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए तुम्हें थोड़ा डिटर्मिनेंट वगैरह आना चाहिए कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। आई होप कि वो थोड़ा सा पता भी हो, है ना। मैंने पहले ही कहा था थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए तुम्हें, तो लिख लो क्रॉस या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। अगर कभी भी तुम्हें ए क्रॉस बी लिखना है तो उसका फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, साथ में एन कैप भी आता है, इसे नॉर्मल वेक्टर भी बोलते हैं। मतलब अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए की तरफ अपनी फिंगर रखनी है, बी की तरफ करना है, बाहर आ रहा है, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो ए क्रॉस बी है कहां होगा, इधर होगा, मेरे मार्कर के साइड बाहर आ रहा है स्क्रीन के, ठीक है, बढ़िया, मेरे ख्याल से वीडियो भी सही बन रही है। तो बाहर आ रहा है, थर्ड एक्सिस कैसे दिखाएं, ऐसे दिखा देते हैं, ए क्रॉस बी तीसरी एक्सिस की तरफ होगा और यहीं पे ही होगा ये एन कैप भी, ठीक है। एन कैप तो एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, कहीं पे लिख लेना, ये भी छोटी छोटी बातों पे क्वेश्चन बना लेते हैं। आगे अगर हम चलें तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी नंबर 1, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस के बी क्रॉस ए। ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है, कॉम्यूट नहीं करेगा, ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू बी डॉट ए, इसमें नेगेटिव साइन आ जाता है, इस चीज का ध्यान रखना होगा तुम्हें, नेगेटिव साइन आ जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि अगर तुम्हें कभी दो वेक्टर पैरेलल प्रूव करने हैं, ए एंड बी आर ए इज पैरेलल टू बी, तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी को 0 पुट कर देंगे। लेकिन अगर तुम्हें परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो डॉट प्रोडक्ट को 0 प्रूव करोगे, ठीक है। आगे अगर बढ़े तो तीसरा लिख लो, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सारे क्या होते हैं 0 होते हैं। और अगर हमें जानना है फोर्थ पॉइंट की, आई क्रॉस जे क्या होता है, तो वो के होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, वो आई होता है, और के क्रॉस आई क्या होता है, जे होता है। मतलब अगर तुम साइकिल में चलोगे ना ऐसे आई जे के, तो अगर आई से जे की तरफ चलोगे तो के आएगा, जे से के की तरफ चलोगे आई आएगा, और के से आई की तरफ चलोगे तो जे आएगा। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में गए तो नेगेटिव साइन भी साथ में आ जाएगा। ये चीज को हमें यहां पे लिखना होगा, बढ़िया। इसके बाद हमारे पास कभी ए क्रॉस बी निकालना पड़ जाए तो, जैसे मान लो फिफ्थ पॉइंट है, ए वेक्टर हमें दे रखा है एक्स, चलो ठीक है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और बी वेक्टर हमें दे रखा है पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। अगर हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है, आई कैप जे कैप के कैप। डिटर्मिनेंट मेरे ख्याल से तुम्हें सॉल्व करना आता होगा, फिर भी मैं एक बार दिखा दूंगा। एक्स वाई जेड पहले वाले के कोफिशिएंट, फिर दूसरे वाले के कोफिशिएंट। फिर क्या करना होता है, आई को ऐसे ही रखो, आर इंटू वाई क्यू इंटू जेड, आर वाई क्यू जेड, माइनस में फिर जे कैप आता है, इसको छोड़ेंगे आर एक्स पी जेड, आर एक्स पी जेड, बीच में हमेशा माइनस आएगा, याद रखना। जे अगर हम के का देखें तो एक्स क्यू वाई पी, एक्स क्यू वाई पी, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। अगर कोई नंबर होते तो हम इसकी जगह नंबर भी पुट कर सकते थे। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार बैक कर लेना और दोबारा समझ लेना। अगर मैं तुमसे नेक्स्ट पूछूं कि ये जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सीयूईटी जैसे एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ऐसे चीजें पूछ ली जाती हैं। अगर मैं हाफ ऑफ ए क्रॉस बी पूछूं, ये क्या होता है, तो ये हमारे पास होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, बढ़िया। उसके बाद अगर हम चले तो कभी हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ जाए परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, लिख लो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब अगर ये हमारे पास एक शीट है, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, और हमें इसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालें,
तो हम निकाल सकते हैं n कैप इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, इसलिए आएगा प्लस माइनस a क्रॉस b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, ऐसा कुछ निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से बात तुम्हें समझ आ गई होगी। आगे बढ़ना चाहेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है, एक लिख लो लैग्रांज आइडेंटिटी। एक हमारे पास है, 1 सेकेंड, हाँ लिखो लैग्रांज आइडेंटिटी। 8th नंबर पॉइंट है लैग्रांजेस आइडेंटिटी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसको मैं a क्रॉस b और कभी इसके साथ स्क्वायर आ गया। स्क्वायर का मतलब मैंने पहले ही बताया था, डॉट प्रोडक्ट में स्क्वायर का मतलब होता है, इसको 2 बार लिखो लेकिन बीच में डॉट प्रोडक्ट आएगा। तो अगर कभी ऐसा कुछ आ गया तो क्या करेंगे, इसके लिए एक आइडेंटिटी है, लिख लो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। एक मिनट, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे, नहीं, डॉट a डॉट b, ऐसा कुछ, माइनस में a डॉट b, माइनस में a डॉट b का स्क्वायर, a डॉट b का स्क्वायर, ऐसा। लेकिन भैया ये तो हमें याद ही नहीं रहेगा, इसको याद कैसे रखें? तो याद रखने के लिए भी हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको ऐसे याद रख लो कि डिटर्मिनेंट में याद रख लो a डॉट b, a डॉट b, और यहां से यहां करोगे डिटर्मिनेंट तो a डॉट b का स्क्वायर ही आ जाएगा ना। a डॉट a क्या होता है, a मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, प्रॉपर्टी अभी कराई थी डॉट प्रोडक्ट में, और यहां आ जाएगा b डॉट b। सिंपल डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, लैग्रांज आइडेंटिटी, इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। डायरेक्ट आइडेंटिटी पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें आइडेंटिटीज करा रहा हूं सारे के सारे। आगे बढ़ना चाहेंगे, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि, नेक्स्ट हमारे पास है, अगर मान लो कभी कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हो और उसके डायगोनल दिए हो तो उसका एरिया कैसे निकलता है, लिख लो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स d1 एंड d2 आर गिवन। तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2, हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2। मैंने तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखा दिया है, अगर ऐसा निकालेंगे, वेक्टर दिए होंगे तो ऐसे निकाल लेंगे, वरना अगर थीटा दिया होगा और इनके मैग्नीट्यूड दिए होंगे, ए बी साइन थीटा फॉर्मूला होता है। ठीक, बढ़िया। तीसरी चीज लिखते हैं स्केलर ट्रिपल, मतलब नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं जिसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नेक्स्ट लिखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसे हम कभी कभी बॉक्स प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, तो लिख लो इसका नाम एक बॉक्स प्रोडक्ट भी होता है, उससे भी फेमस है। अगर कभी कुछ ऐसा आ जाए कि a क्रॉस b डॉट c, इसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वैसे मुझे यही लिख देना चाहिए था, a क्रॉस b डॉट c। पहले a क्रॉस b को सॉल्व करना है, फिर डॉट प्रोडक्ट लेना है c के साथ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले a के वेक्टर आएंगे ax, ay, az, नंबर होंगे ये, है ना। फिर आएगा bx, by, bz, जो भी दिया होगा i, j, k के साथ, k कैप के साथ b में, फिर cx, cy, cz, ऐसा कुछ। डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। बस इतना ही था, बस इतना ही था। और अपनी मर्जी से खुद कुछ भी आगे पीछे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, कि पहले तुमने इसको b क्रॉस a लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ आ रहा है बात? हाँ, ऐसा नहीं कर सकते तुम, बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। हाँ, साइक्लिकली मूव कर सकते हो, वो अलाउड है। जैसे फॉर एग्जांपल यही इक्वल होगा, अगर मैं इसको साइक्लिकली a को पीछे भेज दूं, c को आगे ले आऊं, तो b क्रॉस c डॉट a, हाँ ये वैलिड है। या फिर ऐसा और आगे ले आओ, b को पीछे भेज दो तो हो जाएगा c क्रॉस a डॉट b। इसके अलावा कुछ भी करोगे नेगेटिव साइन आ जाएगा उसके साथ। और इसको डिनोट ऐसे भी कर सकते हैं, c a b विदाउट कोमास, ठीक है, इसलिए इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट एक बात लिख लो कि अगर प्रॉपर्टीज इसकी भी लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b डॉट c रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, जिसकी 3 साइड्स अगर हम गिवन हो। पैरेललोपाइप्ड का मतलब होता है
कि हमने एक क्यूबॉइड लिया और उसको ऐसे टक्कर मार के टेढ़ा कर दिया, ऐसे टेढ़ा क्यूबॉइड। समझ गए ना, मतलब मैं कैसा कहना चाह रहा हूं, ऐसा कुछ टेढ़ा कर दिया हमने क्यूबॉइड। तो इसकी वॉल्यूम अगर निकालनी हो तो बॉक्स प्रोडक्ट लो, उसका मैग्नीट्यूड ले लो। बढ़िया, आगे बढ़ना चाहेंगे और भी एक दो प्रॉपर्टी लिखवाता हूं। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन निकालना पड़ जाए तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, उससे पहले एक और चीज लिख लो, कोप्लेनर कब प्रूव करते हैं? 3 वेक्टर्स ए बी सी, 3 वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ ए बी सी का अगर बॉक्स प्रोडक्ट लें वो क्या आ जाए? 0। अगर बॉक्स प्रोडक्ट 0 आ गया तो हमारे पास तीनों कोप्लेनर है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है तीसरा पॉइंट, जो कि मैं अभी बोल ही रहा था, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन निकालना है। टेट्राहेड्रन तो वो हमारे पास होता है 1/6 ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट। जो भी बॉक्स प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आएगा उसका 1/6 निकाल दो, इसका मैग्नीट्यूड भी लिख दो, पॉजिटिव नंबर लेना हमें, ठीक है। इसीलिए हमने मैग्नीट्यूड का साइन डाल दिया। मैग्नीट्यूड मतलब हम पॉजिटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर लेना चाहते हैं, नेगेटिव साइन हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बढ़िया, एक और प्रॉपर्टी लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, कि अगर मान लो कभी भी बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर 2 सेम वेक्टर आ जाए तो उसका बॉक्स प्रोडक्ट हो जाएगा 0। जैसे इसमें देख लो, ए क्रॉस ए 0 होता है, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। नहीं माना? अगर मान लो बी पहले लिख दूं तो तुम कहोगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी होता है परपेंडिकुलर ए और बी के, और बी होगा नीचे, दोनों में एंगल बनेगा 90, तब भी 0 हो जाएगा। डायरेक्ट याद रख लो, अगर नहीं समझ आई बात तो मैं ऐसा कुछ बोलना चाह रहा हूं, अगर तुम ए बी रखोगे तो ए क्रॉस बी होता है परपेंडिकुलर। अब ये बी के साथ कितना एंगल बनाना? 90, और बीच में आता है डॉट प्रोडक्ट, और cos 90 रखोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 सेम वेक्टर कभी भी आ जाए तो हमारे पास बॉक्स प्रोडक्ट उसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाने वाला है। इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। बढ़िया, अगर हम कभी भी बॉक्स प्रोडक्ट निकालें आई जे के का तो क्या होगा? आई कैप जे कैप के कैप, इसका बॉक्स प्रोडक्ट निकालें तो आंसर आता है 1। इस चीज को भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी यहां तक। इसके बाद लिखो रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर कभी भी मुझे ऐसा कुछ निकालना है, ए के साथ डैश दिख गया कभी तुम्हें और बोलें कि रेसिप्रोकल वेक्टर्स हैं, तो ये होता है बी क्रॉस सी। याद रखना साइक्लिकली चलेगा, और नीचे होता है इनका बॉक्स प्रोडक्ट, कुछ डॉट वॉट नहीं है बीच में, ऐसा कुछ। अगर मैं बी डैश लिखना चाहूं, इससे भी ज्यादा, इसकी डेफिनेशन से ज्यादा इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा सी क्रॉस ए, फिर से नीचे बॉक्स प्रोडक्ट हो जाएगा, और तीसरा हमारे पास सी वेक्टर सी डैश, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, है ना। हाँ ठीक है, नीचे हो जाएगा इनका बॉक्स प्रोडक्ट, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अब इनकी प्रॉपर्टीज हमारे पास आती हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी तुम नॉर्मल वेक्टर्स के साथ इनका कभी ए डैश बी डैश सी डैश का, जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कभी भी मैं ए के साथ ए डैश लूं, तो इसके साथ कमी किसकी थी? ए डॉट की तो कमी थी, तो आंसर कितना आएगा? 1। और बी के साथ बी डैश को करूं तब भी क्या आएगा? 1। और सी को सी डैश के साथ करूं तब भी क्या आएगा? 1। लेकिन अगर मैं ए को करूं बी डैश के साथ तो 0, बी को करूं सी डैश के साथ तो 0, अप टू सोन। ये सारे डिफरेंट वाले 0 आते हैं, सेम वाले 1 आने वाले हैं। इस चीज का ध्यान रखना होगा। बढ़िया, तो इसी के साथ हम एक पार्ट खत्म कर चुके हैं। मैं आना चाहूंगा दूसरे पार्ट पे। सो अब मैं कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखवाने वाला हूं, इनसे अलग है, ठीक है। डॉट क्रॉस की उनके रिलेशन, अगर वेक्टर वैल्यूड फंक्शन आ जाए हमारे पास तो हेडिंग लिख लो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। आज तक हमने फंक्शन देखे थे वेरिएबल की टर्म्स में, आज हम देखेंगे वेक्टर की टर्म्स में। अभी तो मैं 3 ही वेरिएबल यूज कर रहा हूं, क्योंकि 3 वेरिएबल को हम इमेजिन कर सकते हैं, कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम, एन डायमेंशनल स्पेस को भी कंसीडर कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे पहली आइडेंटिटी याद रखना, अगर कभी भी तुम्हें डेरिवेटिव लेना पड़ जाए a प्लस बी का, ये तो बड़ा आसान है ना,
ये तो पढ़ा ही होगा, डेरिवेटिव अलग अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए का डेरिवेटिव अलग और बी का डेरिवेटिव अलग। अगर टी की टर्म्स में दिया हुआ है, जब भी किसी वेरिएबल को टी के टर्म्स में दिया होता है तो उसे पैरामीट्रिक इक्वेशन भी बोलते हैं। आई होप कि ये पता होगी तुम्हें बात। अगर मान लो डॉट प्रोडक्ट में तुम्हें दिया हो डेरिवेटिव करने के लिए ए डॉट बी, तो कैसे करते हैं? तो सिंपली क्या करो, ए पहले बी का डेरिवेटिव कर दो, बीच में डॉट प्रोडक्ट रहेगा, फिर ए का डेरिवेटिव कर दो, फिर वो जो डेरिवेटिव आएगा उसके साथ डॉट प्रोडक्ट बी का कर दो। ठीक है, एक आइडेंटिटी लिखो ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट की। इसमें तो तुम आगे पीछे करके लिख सकते हो, क्रॉस में नहीं लिख सकते। तो ए क्रॉस बी, इसीलिए मैं ऑर्डर में लिखवा रहा हूं सारे। ए को ऐसे ही लिखो क्रॉस डी दिस, प्लस में ए का डेरिवेटिव क्रॉस बी वेक्टर। नेक्स्ट में अगर हम चले तो हमारे पास मान लो डी बाई डी टी फाई ऑफ ए आ गया। मतलब एक फंक्शन है हमारे पास कांस्टेंट जिसमें आई जे के कुछ नहीं है, जो कि बिल्कुल कांस्टेंट फंक्शन है, टी है आई जे के नहीं है, और दूसरा है जिसमें आई जे के कैप भी है। तो कैसे होगा, पहले फर्स्ट वाले को ऐसे ही, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, और इसमें तो डॉट प्रोडक्ट भी नहीं है तो आगे पीछे करके भी लिख सकते हो, फिर दूसरे मतलब इसका डेरिवेटिव और साथ में ए वेक्टर, ऐसा कुछ। बढ़िया, ऐसा कुछ होगा हमारे पास। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट पे बढ़ना चाहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, दो मैं ऐसी चीजें लिखवाता हूं तुम्हें जो कि है तो क्वेश्चन, अभी कुछ देर में तुम्हें सॉल्व भी कराएंगे सेम क्वेश्चन, लेकिन अगर तुम उसको डायरेक्ट पॉइंट्स की तरह भी याद कर लो ना तो अपना काम चल जाएगा, बढ़िया एकदम बन जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट हमारे पास जैसे एक है, लिखो इफ आर इज द पोजीशन वेक्टर, इफ आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर of a moving point, of a moving point, and r is the magnitude of, and r is the magnitude of r vector, then ध्यान से लिखना है पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं, then r dot dr by dt is equal to r dr by dt। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, चाहे तुम डॉट प्रोडक्ट लो, चाहे तुम उनके मैग्नीट्यूड निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही आने वाली है। ठीक है, और साथ ही साथ एंड आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर डॉट डी टी, ये क्या आता है, जीरो आता है। इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना होगा। इस पे इसको सॉल्व भी करके देख सकते हो, इसे तुम आई जे के कैप ले सकते हो, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एंड देन प्रूव, एंड देन प्रूव कर सकते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन कर दो इसकी, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, डी जेड बाई डी टी, फिर उसको क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हो उसका। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। एक और चीज लिख लो जो कि हमारे पास है, ये है इफ आर वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर देन आर वेक्टर क्रॉस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड। दोनों सेम ही बात होती है, दोनों सेम ही बात है। मैंने पहले ही कहा है तुम्हें कि ये दोनों क्वेश्चन है, लेकिन तुम इसको अगर एज अ पॉइंट्स भी याद रखो तो हमारा काम बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो बचते हैं वो है ऑपरेटर्स। इसके बाद जो हमारे पास बच रहे हैं वो ऑपरेटर्स हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है और कर्ल क्या होता है, वो सारे हमारे पास आ जाएंगे। सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, ग्रेडियंट, और इन पे क्वेश्चन भी डायरेक्ट ही बनाए जाते हैं, इतने घुमा फिरा के नहीं दिए जाते। ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड, ऑफ अ स्केलर फील्ड, मतलब स्केलर फील्ड क्या होता है, जैसे तुमने क्वांटम फील्ड थ्योरी अगर पढ़ी होगी या हिग्स बोसोन के बारे में कभी पढ़ा होगा, गोल्ड पार्टिकल जिसे बोलते हैं, तो उसमें भी स्केलर फील्ड के बारे में ही बात की गई है। अगर तुम कभी एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ोगे, मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ोगे, डीप जाके चीजें पढ़नी स्टार्ट करोगे, तुम्हें पता लगेगा स्केलर फील्ड कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसी वेक्टर फील्ड भी होती है, स्केलर फील्ड भी काम की है, वेक्टर फील्ड भी काम की है। स्केलर फील्ड का मतलब होता है कुछ ऐसा दिया हुआ है, वाई स्क्वायर जेड प्लस में जेड स्क्वायर एक्स, कुछ ऐसा दे रखा है। जब भी ऐसी चीजें गिवन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर फील्ड, जिसमें आई जे के कैप नहीं आते हैं। ठीक है, तो ग्रेडियंट किस पे काम करता है, ग्रेडियंट काम करता है स्केलर फील्ड पे। अगर मैं ग्रेडियंट ऑफ
फाई की बात करूं या फिर GRAD ऑफ फाई की बात करूं, दोनों सेम ही है। तो ग्रेडियंट एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर, और इसका मतलब होता है डेल बाय डेल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव आई कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जे कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड के कैप, और साथ में क्या आएगा, फाई आने वाला। इसको अंदर लेके जाओगे, फाई सबके साथ आएगा तो उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बस तुम्हें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए। अभी कुछ देर में प्रैक्टिस भी कराएंगे तुम्हें, वीडियो तुम्हें दिखाई देगी स्क्रीन पे, उसके साथ तुम प्रैक्टिस भी कर लेना। नेक्स्ट लिख लो, कभी भी कोई फील्ड स्केलर फील्ड कब होगी, स्केलर फील्ड कांस्टेंट कब होगी, तो लिख लो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रेडियंट जीरो होने का मतलब क्या है, क्या वो नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन है, दोनों है। तो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for a scalar point function to be constant, scalar point function to be constant is gradient of phi is equal to 0। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। कभी भी अगर कोई स्केलर फील्ड कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तभी मानी जाएगी जब वो हमारे पास उसका ग्रेडियंट 0 हुआ, ठीक है, तभी उसको स्केलर मानेंगे हम। इस चीज को भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है यार, इसमें तो मार्क ही करते रहेंगे, और मैंने कोई भी ऐसा पॉइंट अभी तक लिखवाया नहीं जिसमें से क्वेश्चन ना बने हो। बढ़िया, बहुत अच्छे। जैसे हमारे पास एक और भी चीज है, एक थ्योरम लिख लो, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, है ना, बहुत डिटेल में कराए थे तुम्हें डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होते हैं पिछले वाले लेक्चर्स में, जब मैंने पहले लेक्चर कराए थे कैलकुलस के लेक्चर्स में। अभी तुम्हें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, बस ये पॉइंट ध्यान रख लो। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फील्ड फाई एट पॉइंट P इन द, ऐसा लिख लो P x y z, कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लिया पूरी स्केलर फील्ड में। जैसे मैं जिस रूम में खड़ा हूं उसे स्केलर फील्ड मान लेते हैं। स्केलर फील्ड का मतलब डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, बस हर पॉइंट पे मैंने वैल्यू असाइन कर दी है, कोई डायरेक्शन नहीं है। P इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर n कैप इज, या a कैप कर लो इसे, a कैप इज गिवन बाय, इसको मैं देख लूं पहले वीडियो में भी आ रहा है, हाँ आ रहा, तो इसको लिख लो इज गिवन बाय df बाय ds इज इक्वल टू डेल डॉट a कैप, बस ऐसे लिख लो इसे। मतलब तुम्हें मेनली ये वाली साइड ध्यान रखनी है। अगर तुम्हें कभी भी कोई पूछे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है P पॉइंट पे a कैप की डायरेक्शन में, तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। इसे मैंने यहाँ पे f लिख दिया, यहाँ पे फाई आएगा, ठीक है। बस तुम्हें ये वाली चीज कैलकुलेट कर देनी, दैट इज इट। इसके अलावा तुम्हें कुछ ध्यान नहीं रखना। मेरे ख्याल से यहां तक तुम्हें बात समझ आ रही होगी। एक, ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो आते हैं वो भी लिख लो पॉइंट्स की। नेक्स्ट हमारे पास फिर आता है डाइवर्जेंस। नेक्स्ट लिखो डाइवर्जेंस। इस बार डाइवर्जेंस के लिए हमें स्केलर फील्ड ना होके हमारे पास वेक्टर फील्ड होनी चाहिए। तो दूसरा ऑपरेटर आ रहा है जो दूसरी तरह की फील्ड, दूसरे तरह के यूनिवर्स में वर्क करता है, ठीक है। किस यूनिवर्स में वर्क करता है? ऐसा यूनिवर्स जिसमें वेक्टर फील्ड हो, हर तरफ मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। तो लिखो डाइवर्जेंस, डाइवर्ज करना, ठीक है। जैसे वो तुमने कन्वेक्स मिरर ही होते थे ना वो, हाँ कन्वेक्स मिरर होते थे मेरे ख्याल से, कनकेव तो एक ही पॉइंट पे ले आते थे, कन्वेक्स मिरर होते हैं वो डाइवर्ज कर देते, वैसा कुछ। तो लिख लो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन, ऑफ वेक्टर फंक्शन। डाइवर्जेंस हमारे पास होता है कुछ ए वेक्टर मान लेते हैं इसे। इस बार आएगा डेल बाय डेल एक्स आई कैप, डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप, और साथ ही साथ डॉट ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप।
ऐसा कुछ। अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करूं तो डेल बाय डेल एक्स ए एक्स, डेल बाय डेल वाई ए वाई, डेल बाय डेल जेड ए जेड, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। इसे बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर। डाइवर्जेंस पे हमारे पास जो मेन पॉइंट्स है वो मैं लिखवा देता हूं। जैसे सबसे पहला तो पहली बात है, डाइवर्जेंस का यूज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। मतलब एक पॉइजन्स इक्वेशन होती है हमारे पास, उसमें ज्यादा यूज होता है इसका, तो उस चीज को ध्यान रखेंगे। जैसे एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, नोट लिख लो, कभी भी तुम्हें वर्ड सुनाई दे सोलिनॉइडल फील्ड, ऐसे लिख लो कि अ वेक्टर इज सेड टू बी सोलिनॉइडल। अ वेक्टर, जैसे पिछले वाले में मैंने कहा था ग्रेडियंट जीरो होने का मतलब है स्केलर फील्ड जीरो है, स्केलर फील्ड कांस्टेंट है, सॉरी स्केलर फील्ड कांस्टेंट है, तो मतलब ग्रेडियंट जीरो। कभी भी किसी वेक्टर को, वेक्टर इज सोलिनॉइडल, 10th क्लास में पढ़ा था ना सोलिनॉइड ऐसे वाला, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकला करती थी, वहीं से ही आया। अ वेक्टर फील्ड इज कॉल्ड सोलिनॉइडल इफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ऐसी तीसरी चीज हमारे पास आती है जिसका नाम होता है कर्ल। नेक्स्ट लिख लो, कर्ल ऑफ, नेक्स्ट हमारे पास है कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। वेक्टर पॉइंट फंक्शन मतलब इस बार हर पॉइंट पे हमारे पास डायरेक्शन भी होगी और उस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड भी असाइन कर रखा है, मतलब वैल्यू भी असाइन कर रखी है। तो लिख लो कर्ल ऑफ अ वेक्टर। कर्ल बड़ा आसान है, कर्ल को कुछ ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर, और इसमें हमें कैसे डिफाइन करना होगा, इसमें हमें मैट्रिसेस से निकालना पड़ेगा, वरना थोड़ा डिफिकल्ट सा फॉर्मूला है। यहां लिखो आई कैप जे कैप के कैप, यहां आता है डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, और नीचे आता है ए एक्स ए वाई ए जेड। अब तो हमें वही करना है, बस मैट्रिसेस को सॉल्व, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। अगर आई वाले को छोड़ दें तो आएगा डेल बाय डेल वाई ए जेड माइनस डेल बाय डेल जेड ए वाई, माइनस में यह आ जाएगा हमारे पास डेल बाय डेल एक्स ए जेड माइनस डेल बाय डेल वाई ए एक्स, और तीसरा हमारे पास आ जाएगा डेल बाय डेल एक्स ए वाई, और माइनस में आ जाएगा डेल बाय डेल वाई ए एक्स। ऐसा कुछ मेरे ख्याल से बन जाएगा। बिल्कुल सही लिखा, कोई भी एरर इसमें हमने नहीं किया है। तो दिस इज कॉल्ड कर्ल, कर्ल ऑफ अ वेक्टर। कभी भी किसी फील्ड को हम इररोटेशनल कब बोलने वाले हैं, लिख लो। जैसे इसमें हमारे पास सोलिनॉइडल आया है, पिछले में हमारे पास स्केलर फील्ड कांस्टेंट आया था, तीसरा हमारे पास आ रहा है नोट। कभी भी किसी फील्ड को इररोटेशनल कब बोलेंगे, इररोटेशनल, इररोटेशनल कब बोलेंगे, व्हेन कर्ल ऑफ, इररोटेशनल वर्ड सुनाई दे मतलब कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। कर्ल जीरो होने का मतलब वो फील्ड कैसी है, वो फंक्शन कैसा, उसका फंक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। इस चीज का ध्यान रखना। और ये हमारे पास, अगर तुमने फिजिक्स में कभी भी एम्पियर सर्किटल लॉ सुना है तो वहां पे यूज होता है कुछ ऐसा। मैंने बताया था फिजिक्स पढ़ने का भी काफी ज्यादा शौक है, तो वहां पे हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है। पिछला ये जो डाइवर्जेंस है ये भी यूज होता है, सॉरी ग्रेडियंट जो हमारे पास है, ग्रेडियंट से भी एक चीज बनती है व्हाट वी कॉल, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास यूज होता है जब हम लैप्लाशियन ऑपरेटर बनाते हैं, ऐसे ग्रेडियंट में हमारे पास यूज होता है। काफी सारी चीजें हैं। ये यूज होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है गॉस लॉ में, ऐसा कुछ गॉस लॉ होता था, ऐसा कुछ, तो उसमें आता था ये, है ना। अगर मैं कुछ इनकरेक्ट बोल रहा हूं तो करेक्ट कर देना, बट मेरे ख्याल से यही है। ऐसे कुछ डाइवर्जेंस की फॉर्म में हम गॉस लॉ को लिखा करते थे। और मैक्सवेल्स इक्वेशन, अब मेरे को नाम याद आ गया है, मैक्सवेल्स इक्वेशन हुआ करती थी, उसमें हम इनका यूज करा करते थे। ठीक है, चलो अभी हमारे वो ज्यादा काम की नहीं है, इसलिए ज्यादा मैं उसमें घुसने नहीं वाला हूं। तो इसी बात पे फिर वो जो इतनी देर से बोल रहा हूं उसे लिख ही लेते हैं, विच इज लैप्लाशियन ऑपरेटर। लैप्लाशियन ऑपरेटर। अब ये लैप्लाशियन ऑपरेटर क्या होता है, ये होता है हमारे पास डेल स्क्वायर फाई, डेल स्क्वायर फाई। अगर हमारे पास, और सबसे अच्छी बात ये लैप्लाशियन ऑपरेटर की होती है, ये दोनों पे काम कर जाता है। लैप्लाशियन ऑफ फाई भी होता है और लैप्लाशियन ऑफ ए वेक्टर भी होता है, दोनों होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा डबल डेरिवेटिव, 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में, 2 बार वाई के रिस्पेक्ट में, और 2 बार जेड के रिस्पेक्ट में, और ये दोनों पे काम कर जाएगा, वेक्टर फील्ड पे भी
और स्केलर फील्ड पे भी। और सोचो अभी तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चल रहे हैं, जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे, हायर स्टडीज करोगे, एमएससी में जाओगे अपनी, तो तुम्हें पता लगेगा कि इससे भी ज्यादा एडवांस चीजें होती हैं। ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, अगर तुम्हें लैप्लाशियन ऑपरेटर लिखना पड़ जाए पोलर कोऑर्डिनेट्स में, इतनी बड़ी इक्वेशन होती है उसकी। हम जब 12th में थे तो मैंने एक बुक पढ़ी थी इरोडोव नेम की, तुमने भी सुना होगा ना, काफी परेशान करा होगा उसने तुम्हें भी। इतनी बड़ी इक्वेशन उसके अंदर लिख रखी थी, लैप्लाशियन ऑपरेटर को लिख रखा था उसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में इन पर्टिकुलर, 3 डायमेंशन की बात कर दो, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में तो कार्टेशियन सही है यार। अभी तो हम कार्टेशियन पे हैं, हालांकि अभी हमारे पास सीयूईटी जैसे एग्जाम में कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स नहीं यूज हुए, इन जनरल भी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कोई आ जाए तो वो भी नहीं है, तो अभी बचे हुए हम, ठीक है, और ना ही हो तो अच्छा है, पहले ही टाइम इतना कम होता है इन एग्जाम्स में। यहां पे आ जाएगा ए एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, और यहां पे आ जाएगा जेड कंपोनेंट, और साथ में आई जे के भी आएगा। वो मैं एक मिनट, मैं थोड़ी सी इसमें गलती कर रहा हूं, इसको दोबारा से लिख लो, यह ऐसे नहीं होता, यह ऐसे नहीं होगा, यह हमारे पास आएगा पूरा का पूरा ए वेक्टर, पूरा का पूरा ए वेक्टर, और यहां पे भी कंप्लीट ए वेक्टर। फिर यहां पे एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार जो मर्जी हो, लेकिन हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, वाई के रिस्पेक्ट में या जेड के रिस्पेक्ट में, जिसके भी रिस्पेक्ट में कर रहे हो, बाकी दोनों को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। कभी भी लैप्लाशियन इक्वेशन कैसी होती है, लैप्लाशियन इक्वेशन जैसे मैंने बाकी दोनों में कराया है, स्केलर फील्ड को कांस्टेंट बोलेंगे, ग्रेडियंट 0। दूसरा मैंने कराया तुम्हें दूसरा मैंने क्या बताया है, सोलिनोइडल कब बोलेंगे, डाइवर्जेंस 0, इररोटेशनल कब बोलेंगे, कर्ल 0, और लास्ट है लैप्लाशियन इक्वेशन कब बोलेंगे, व्हेन दिस इज इक्वल टू 0। देन एक मिनट रुक जाओ, हाँ, व्हेन दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, लैप्लाशियन इक्वेशन। और जो भी इस इक्वेशन को फॉलो करेगा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन। वैसे ये हार्मोनिक फंक्शन दोबारा आने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, वहां पे भी मैं फिर से एक बार ये भाषण देने वाला हूं कि लैप्लाशियन इक्वेशन मैंने तुम्हें पढ़ाई थी वेक्टर कैलकुलस में, याद करो, तो वो मैं दोबारा तुम्हें याद दिलाऊंगा तो समझ आ जाएगा वहां पे। तो हार्मोनिक फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो लैप्लाशियन इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आंसर क्या आना चाहिए, 0। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छे। तो यहां तक है हमारे पास कुछ, इसके बाद हम आइडेंटिटीज लिखना चाहेंगे, तो गेट रेडी फॉर दैट। कुछ आइडेंटिटीज हैं, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, ऑल्दो हमारा यही था सिलेबस जितना मैंने अभी कराया है, बट उसके अलावा कुछ आइडेंटिटीज लिख लेते हैं। जैसे पहला हमारे पास आ रहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ, अगर मैं DIY लिखूं तो समझ जाना उसका मतलब, ये हमारे पास होगा डाइवर्जेंस ऑफ दिस, तो फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए वेक्टर प्लस फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए, क्योंकि डाइवर्जेंस स्केलर का नहीं होता, डाइवर्जेंस तो वेक्टर का होता है। तो ये कुछ हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद रख लो। दूसरा लिखो, दूसरा हमारे पास आता है कर्ल ऑफ, कर्ल का मतलब डेल क्रॉस, वैसे भी लिख सकता था मैं, फाई ए वेक्टर। फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई। अच्छा मैं इस बार सिंबल में लिख देता हूं, ग्रेडियंट में कोई डॉट नहीं आता है, डाइवर्जेंस में डॉट आता है, कर्ल में क्रॉस आता है, इसमें स्क्वायर आता है, डॉट सॉरी क्रॉस ए वेक्टर प्लस में फाई डेल क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। क्रॉस का मतलब कर्ल होगा, इस चीज का ध्यान रखना होगा। बढ़िया से यहां तक लिख लो, मेरे ख्याल से यहां तक बात तुम्हें समझ आ रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ना चाहेंगे, यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद एक और आइडेंटिटी है, नेक्स्ट लिखो। अगर तुम्हें कभी भी डाइवर्जेंस निकालना पड़ जाए ए क्रॉस बी का, ये भी आइडेंटिटी हमारे यूज में आ जाती है। डायरेक्ट आइडेंटिटीज पे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं सारी लिखवा रहा हूं। तो याद आएगा बी डॉट कर्ल ऑफ ए, पहले पीछे वाला इधर एक डेल क्रॉस ए माइनस ए डेल क्रॉस बी, बीच में याद रखना डॉट प्रोडक्ट है, तो आंसर एक नंबर आना चाहिए। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट जैसे लोगे तो स्केलर बन जाता है, याद रख लो, कहीं पे लिख भी लो। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है नंबर। आंसर क्या आता है, नंबर, क्योंकि इसका तभी नाम मैंने इसका नाम रखा था स्केलर प्रोडक्ट, मतलब मैंने नहीं रखा था, जिसने बनाया था
मेरे ख्याल से मैक्सवेल ने बनाया था, उसने नाम रखा था इसका। नेक्स्ट हमारे पास एक आता है कर्ल ऑफ ए क्रॉस बी, कभी निकालना पड़ जाए तो इसका थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला है, ये भी याद रखेंगे। ये हमारे पास होता है बी डॉट, ध्यान से लिखना, बी डॉट ए, आंसर इस बार वेक्टर आना चाहिए, ध्यान रखना इस बार यहां डॉट प्रोडक्ट है, यहां कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं है, और ये वेक्टर ये डेल ऑपरेटर से पहले भी है, इस चीज का भी ध्यान रखना थोड़ा सा, माइनस बी डाइवर्जेंस ऑफ ए, डॉट का मतलब डाइवर्जेंस, डॉट ना हो तो ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इस फॉर्मूला में आएगा नहीं, ए डॉट दिस बी वेक्टर, और प्लस में लास्ट में आ जाएगा ए डाइवर्जेंस ऑफ बी। ये है थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला है इसका, 4 टर्म्स आती हैं इसमें, और ये हमें याद रखना होगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा। और भी हमारे पास एक दो आइडेंटिटीज हैं, जैसे ग्रेडियंट तो अभी तक आया ही नहीं, तो ग्रेडियंट वाली भी लिख लो। ये हमारे पास होता है ग्रेडियंट ऑफ ए क्रॉस बी, सॉरी ए डॉट बी, ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट बी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डॉट दिस ए वेक्टर प्लस ए डॉट दिस बी वेक्टर प्लस बी क्रॉस कर्ल ऑफ ए वेक्टर। इस बार ग्रेडियंट से जो आंसर मिलता है वो वेक्टर होता है, ध्यान रखना इस बात का, प्लस में ए क्रॉस कर्ल ऑफ बी वेक्टर, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये हमारे पास एक ग्रेडियंट की आइडेंटिटी थी, इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक आ रही है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू, ठीक है। और मान लो कभी तुम्हारे सामने ऐसा आ गया कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई ये क्या होता है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है 0। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूफ भी कर सकते हैं लेकिन अभी हमें जरूरत नहीं है प्रूफ की। एक और थी आइडेंटिटी, ऐसी सी 0 वाली थी, वो है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर 0। मैं इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझा सकता हूं, बट अभी हमें जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कर्ल का मतलब रोटेशन से होता है और डाइवर्जेंस का मतलब फैलना, ठीक है, तो वो अभी हमें जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने लिखवाया नहीं है। जैसे एक और आइडेंटिटी लिख लो, हमारे पास है कर्ल ऑफ ए वेक्टर। इसका हमारे पास आंसर क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दिस माइनस में लैप्लासियन ऑपरेटर, माइनस में लैप्लासियन ऑपरेटर, कुछ ऐसा। तो ये थी हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज, और इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये है हमारे पास। इसके बाद एक दो फॉर्मूलाज और मैं तुम्हारे लिए लेके आया था, जो कि हमारे पास हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है कि अगर तुम्हें कभी भी कोई वेक्टर फंक्शन दिया हो, इसके डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद रखने हैं, इनके आइडेंटिटीज के बाद फिर इंटीग्रेशन आ जाती है ना वेक्टर कैलकुलस में। इंटीग्रल कैलकुलस थोड़ा सा अलग पड़ जाएगा। यहां पे हमारे पास क्या आता है, मेन 3 चीजें। सबसे पहली लिख लो, द लेंथ ऑफ, इसमें इंटीग्रल वाला पार्ट आ चुका है, द लेंथ ऑफ स्मूथ कर्व। स्मूथ मतलब कहीं पे भी ब्रेक नहीं होंगे, अब डिसकंटिन्यूटी नहीं मान के चल रहे हैं हम। एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जब भी यहां पे टी 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 आ जाता है, इसका मतलब मैंने बताया है, दिस इज कॉल्ड पैरामीट्रिक कर्व, ठीक है, बढ़िया। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा लेंथ का, ये होगा इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक, और रूट में आ जाएगा डी आर बाई डी टी प्लस, सॉरी इसको ऐसे लिख लो, डी एक्स बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस डी जेड बाई डी टी होल स्क्वायर, और साथ में एक और भी डी टी, ठीक है, साथ में एक और भी डी टी। और टी कहां से कहां तक होने वाला है, ए से लेके बी तक, इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद हमारे पास आता है कि मान लो कभी तुम्हें निकालना पड़ जाए, वर्क डन निकालना पड़ जाए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो दूसरा लिख लो, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। लाइन इंटीग्रल भी बोलते हैं इसमें, ठीक है।
नेक्स्ट हम बढ़ने वाले हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है स्टोक्स थ्योरम। फिर हमारे पास आएगी ग्रीन्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। 3 थ्योरम मैं सजेस्ट करूंगा इनके क्वेश्चन जरूर करना। अभी स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई देगी कुछ देर में, जरूर करना इसके क्वेश्चन, बिल्कुल भी मत स्किप करना। पहला है स्टोक्स थ्योरम। मान लो तुम निकालना चाह रहे हो लाइन इंटीग्रल, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो तुम्हें आर्क दे रखी है जिसके अराउंड तुम्हें निकालना है लाइन इंटीग्रल, अभी दिखेगा अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उससे पहले एक्सप्लेन भी करूंगा क्या होता है। तो तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है एक कर्व पे लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना, एफ डॉट डी आर मान लो ऐसा कुछ है। तुम क्या कर सकते हो, इसे सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हो। आर हमारे पास कोई भी है रीजन, और ये किस में चेंज हो जाएगा, डेल क्रॉस दिस, इसको कैपिटल एफ लिख लेना, और ये बन जाएगा डॉट एन कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू सरफेस, साथ में डीएस। इसको कैसे सॉल्व करना है ये अभी कुछ देर में तुम्हें दिखेगा, जो दूसरी वीडियो देखोगे उसमें, ठीक है। बट फॉर्मूला एक बार ध्यान रखना, ये नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। किस सरफेस पे, इस जो छोटे वाला पार्ट लिया मैंने, इस सरफेस पे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसके प्रोडक्ट लेता जाऊंगा अलग अलग सरफेस के लिए और उसको इंटीग्रेट कर दूंगा पूरे रीजन के लिए, पूरे सरफेस के लिए, तो वही होता है हमारे पास सरफेस इंटीग्रल, पूरा सरफेस ही आ जाएगा, है ना। तो लाइन इंटीग्रल को इसमें भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें चेंज करके भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ आ रही होगी। और ये आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड नॉर्मल। वैसे ये सारी बातें अभी कुछ देर बाद भी तुम्हें दिखाई देंगी, बट नेक्स्ट लिख लो ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम, मान लो तुम्हें कभी ऐसे लाइन इंटीग्रल दे दिया, और इस सर्कल का मतलब होता है क्लोज्ड कर्व, ये भी लिख लेना, क्लोज्ड कर्व। और ऐसे कभी डबल इंटीग्रेशन पे सर्कल दिखे, उसका मतलब होता है क्लोज सरफेस। यहां कोई क्लोज सरफेस की बात नहीं हो रही है अभी। अगर यहां पे इसमें देखो मैंने सर्कल नहीं लगाया लेकिन एक कर्व लगाई, इसका मतलब क्लोज कर्व नहीं होगी, है ना। अगर तुम्हें ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस में जी ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं डेल जी बाई डेल एक्स माइनस, इसको करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको करना है वाई के रिस्पेक्ट में, और साथ में लगा दो डी एक्स डी वाई, खत्म हो चुका है। इसे ही बोलते हैं ग्रीन्स थ्योरम। अब इसमें ग्रीन जैसा कुछ दिखा तो नहीं है, बट हाँ इसे ग्रीन्स थ्योरम बोलते हैं। आई नो बैड जोक, बट संभाल लिया करो एक दो। आगे बढ़ते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम की तरफ। इसे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी बोलते हैं, और आज का फिलहाल के लिए तो लास्ट टॉपिक यही है, विच इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये हमारे पास क्या है, अगर एक कोई क्लोज्ड सरफेस है सिग्मा, एक क्लोज्ड सरफेस है, और V कोई एक वॉल्यूम है, ऐसे लिख लो, V इज वॉल्यूम बाउंडेड बाय सिग्मा। मतलब ऐसा कोई है, जैसे वो तुमने मटका देखा ना, ऐसा कुछ है। ये है सरफेस और इसके साथ एक रीजन अटैच है। मतलब ये जितना भी सरफेस है, जितना भी वॉल्यूम है, इसको किसने कर्व कर रखा है, इस वॉल्यूम को, जो भी वॉल्यूम है उसको, वॉल्यूम को कवर कर रखा है इस क्लोज सरफेस ने, सिग्मा ने, ठीक है। तो हम कभी भी अगर डबल इंटीग्रल मुश्किल हो रहा है निकालना, तो उसको चेंज कर सकते हैं डबल इंटीग्रल को। जैसे यहां पे हमने लाइन इंटीग्रल को चेंज करा सरफेस इंटीग्रल में। सरफेस इंटीग्रल को अगर हमें चेंज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो हम उसको कर सकते हैं ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ इनटू में डीएस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, अभी कुछ देर में देखोगे, कुछ देर में क्या बस हो ही गया एंड, तो अभी देखने वाले हो बस अभी से। सो आई होप कि यहां तक तुम्हें चीजें समझ आई होंगी और आज के लेक्चर में मजा भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट हम इंटीग्रल कैलकुलस को लेने वाले हैं, फिर कॉम्प्लेक्स को और फिर एलपीपी को, ठीक है। पहले मैं ट्राई करूंगा इंटीग्रल के बाद एलपीपी ले लूं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स लास्ट में कर लेंगे। सो आई होप कि सारी चीजें समझ आई होंगी। अब यहां पे स्क्रीन पे तुम्हें वीडियो दिख गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मेरा ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत बहुत ढेर सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय।